भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन मोटे तौर पर उन्हें हम दो वर्गों के अंदर शामिल करते हैं। एक तो स्थिति और ऊंचावत संबंधी कारक, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। और दूसरा होगा वायुदाब और पवन संबंधी कारक, यानी वायुदाब कितना है, पवनों की गति क्या है, दिशा क्या है, ये सब जलवायु संबंधी कारक। तो पहले हम स्थिति और ऊंचावत संबंधी कारक देखेंगे डिटेल के अंदर। इसमें पहला ही कारक है अक्षांश, लैटिट्यूड। भारत का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो, यानी भारत का जो विस्तार है, दक्षिणी सिरे पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक भारत फैला हुआ है। यानी अक्षांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार है, तो जितना ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार होता है उतनी अधिक जो भिन्नताएँ हैं वो देखने को मिलती हैं। एक और महत्वपूर्ण कारक है कि कर्क रेखा इसके बीच में से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये भारत को दो हिस्सों में बांट देती है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, यानी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं वैसे वैसे गर्मी क्या है, तापमान कम होता जाता है। तो ये हिस्सा तो उष्णकटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा शीतोष्णकटिबंध के अंदर आता है। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ पर जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो उतना अधिक नहीं होता, यानी सम जलवायु रहती है सारा साल। लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे शीतोष्णकटिबंध के अंदर वार्षिक और दैनिक तापांतर अधिक देखने को मिलेगा, अधिक मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा अक्षांश। दूसरा, हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर के अंदर जो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये एक महत्वपूर्ण कारक है भारत की जलवायु को नियंत्रित करने का, क्योंकि अपने उत्तरी भाग के अंदर, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, उत्तर पूर्वी भाग के अंदर ये कई काम करता है। जैसे अब सर्दियों के दिन हैं और सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चमक रहा है, तो जो ऊपर से हवाएं आ रही हैं साइबेरिया से या उत्तरी ध्रुव से, वे बेहद ठंडी और बर्फीली होती हैं। तो उन हवाओं को ये पर्वत एक अवरोधक का काम करता है, रोक लेता है, तो इतनी अधिक हवाएं नीचे नहीं आने देता, वरना हम तो सर्दी से ही जम जाते, उत्तर भारत के लोग खासकर। और दूसरा बड़ा काम करता है, जैसे ही मानसून सक्रिय होती है जून जुलाई अगस्त के महीने में, तो ये मानसून की हवाओं को भी ऊपर जाने से रोक लेता है। उन हवाओं को नियंत्रित करते हुए संपूर्ण उत्तर भारत के अंदर बारिश करवाता है। तो ये दो बड़े काम हिमालय पर्वत के हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। तीसरा है जल और स्थल का वितरण। तो मैप के अंदर देख रहे हैं आप कि ये स्थल भाग है, लेकिन भारत तीन ओर से जल से भी घिरा हुआ है। हिंद महासागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। जल और स्थल के तापमान के अंदर भिन्नताओं का आपको पता होगा कि स्थल भाग तो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जलीय भाग देर से गर्म होते हैं, देर से ही ठंडे होते हैं। तो दोनों के अंदर जो अंतर है उससे जो वायुदाब के अंदर भिन्नताएं आती है, यानी यहाँ का वायुदाब गर्मियों के अंदर उच्च होगा, यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर जो हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ बारिश भी लेकर जाती हैं। इससे अनेक प्रकार के मौसम बनते हैं भारत के अंदर। ये क्या है, जल और स्थल के वितरण के ही कारण हैं। चौथा कारक समुद्र से दूरी। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते जाते हैं, जो जलवायु है वो विषम होती जाती है। जैसे ये जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं, ये सारा साल इनका तापमान और जलवायु एक जैसी ही रहती है, यानी ना ही तो अधिक सर्दी पड़ती है ना ही अधिक गर्मी, सम जलवायु इनको अनुभव होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इनसे दूर होते जाते हैं समुद्र से, जैसे उत्तर भारत के अंदर यदि हम एग्जांपल लें, हरियाणा, पंजाब, इनका राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ सर्दियों में तो अधिक सर्दी, गर्मियों में अधिक गर्मी, क्योंकि महाद्वीपीयता जो फैक्टर होता है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो महाद्वीप इसी तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि जल्दी गर्म हो जाएंगे और जल्दी ठंडे हो जाएंगे, जबकि इन इलाकों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा, समुद्र तल से
ऊंचाई। भारत के अंदर अनेक विषमताएं हैं, अनेक पर्वत हैं, उत्तर में बड़े बड़े विस्तृत मैदान हैं, दक्षिण में पठार हैं। इन सब का जो गर्म होने का जो तरीका है अलग होता है, वर्षा कराने का पैटर्न इनका अलग होता है, इसलिए यहाँ के तापमान के अंदर भी भिन्नताएं मिलती हैं। अब हम उदाहरण लें कि यूपी के अंदर आगरा और इधर पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग है। ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, यानी सूर्य का प्रकाश दोनों को एक जैसा ही मिल रहा है। लेकिन आगरा मैदानी इलाका है और दार्जिलिंग पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके के अंदर तापमान, यहाँ का जनवरी के अंदर तापमान देखें तो दार्जिलिंग का औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि आगरा के अंदर जो जनवरी का औसत तापमान 16 डिग्री पाया जाता है। लेकिन है दोनों एक ही अक्षांश पर, सूर्य का प्रकाश एक जितना ही इनको जनवरी के अंदर मिलता है। लेकिन जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर काम करती है। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं समुद्र तट से, तापमान कम होता जाता है। एक आप लिखें 165 मीटर, समुद्र तल पे जितना तापमान है उससे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री कम हो जाएगा, फिर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री कम होता जाएगा। इसको तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। फिर छठा है ऊंचावच। जैसे हम किसी एक पर्वत का उदाहरण लें, पर्वत के इस ओर यदि हवा चल रही है तो पर्वत के आगे इसके अंदर तो जा नहीं सकती, तो इसके साथ साथ लगकर यह ऊपर की ओर उठेगी। हवा जैसे जैसे ऊपर की ओर उठती है, ऊपर जाने पर ठंडी होती जाती है। ठंडी होकर यदि उसमें जलवाष्प हैं तो वो संघनित हो जाएंगे और इन इलाकों के अंदर बारिश होगी, क्योंकि ये जो पहाड़ के सामने के इलाके हैं जिनको कि पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। पवनाभिमुख। वहीं दूसरी तरफ जब यही हवा नीचे उतरेगी, नीचे उतरती है तो नीचे तापमान अधिक होगा तो हवा सूख जाएगी, जलवाष्प है वो सूख जाएंगे, तो यहाँ पर जो बारिश है वो नहीं होती। तो एक तरफ यानी बरसात होती है, दूसरी तरफ पहाड़ खाली रह जाते हैं। इनको पवन विमुख ढाल कहा जाता है। ऐसे उदाहरण हम भारत में देखते हैं। जो ये पश्चिमी घाट है, मानसून के दौरान जब मानसून की हवाएं आती हैं, पश्चिमी घाट के इस तरफ पश्चिमी हिस्सों के अंदर खूब बारिश होती है, क्योंकि हवा को ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन जब दूसरी तरफ हवा उतरती है तो पवन विमुख ढाल होने के कारण वे सूखे रह जाते हैं। ऐसा ही हम मध्य प्रदेश के अंदर देख सकते हैं, या किसी भी जगह पर जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, दूसरी तरफ पहाड़ सूखे रह जाते हैं। तो ये 6 फैक्टर जो कि स्थिति और ऊंचावत संबंधी कारक थे, ये किस तरह भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा कारक, वायुदाब और पवन संबंधी कारक। हमारे पास 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। दाब और वायु का धरातलीय वितरण, यानी धरातल के ऊपर वायु का दबाव कितना है, पवनों की दिशा क्या है। और दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी धरातल के ऊपर ही हवाएं नहीं चलती, धरातल से 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी हवाएं चलती हैं, जिन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। उनका बिहेवियर कैसा है भारत के साथ। और तीसरा है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और वर्षा ऋतु के अंदर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये सारे जो कारक हैं, ये वायुदाब और पवन संबंधी कारक हैं। इनको जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि भारत के अंदर जो पवनों की स्थिति है, दिशा है, गति है, वह सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुओं के हिसाब से बदलती है। तो भारतीय जलवायु का जब भी अध्ययन आप करें या कोई करवाए तो यह ध्यान में रखें पढ़ते समय कि दोनों ऋतुओं के अनुसार अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दिशा अलग अलग होती है। तो इसमें हम हालांकि ये जो टॉपिक हैं काफ़ी विस्तृत हैं और हमें केवल भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है, तो इनको हम शॉर्ट में समझेंगे। डिटेल में इनको अलग अलग टॉपिक के अंदर बाद में कवर करेंगे। तो दाब और वायु का धरातलीय वितरण,
पहले हम सर्दी की ऋतु की बात करें। सर्दी की ऋतु के अंदर जो भारत का उत्तरी भारत इलाका है, यहाँ पर गहन उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और इसी के साथ हिमालय के उत्तर में या पश्चिमी और मध्य एशिया, इन सब के प्रभाव के अंदर भारत का हिस्सा आ जाता है। तो निम्न स्तर की हवाएं यहाँ तक आती हैं, कभी कभी गंगा घाटी तक पहुँच जाती हैं। बहुत ही निम्न स्तर की हवाएं होती हैं, ज़्यादा गति नहीं होती और शुष्क होती हैं, महाद्वीपीय धरातलीय पवनें होती हैं। तो उनके प्रभाव से यहाँ तापमान कम हो जाता है। वहीं गर्मी की ऋतु के अंदर सूर्य कर्क ग्रह के ऊपर जब चमकता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, जेट बनती हैं और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पहुंचकर नीचे उतरती हैं, जो महासागर की सतह के साथ साथ आती हुई भूमध्य रेखा को पार करती हैं और भारत की तरफ पहुंचकर मानसून पवनें बनती हैं। तो दोनों ऋतुओं के अनुसार इनका व्यवहार बदलता है। इसी तरह जो जेट पवनें हैं, धरातल से 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती हैं, क्षोभ मंडल तक, और इनकी गति 150, 160, कभी कभी 180 किलोमीटर तक भी हो जाती है। तो जेट पवनों का भी गर्मी और सर्दी की ऋतु के अंदर व्यवहार अलग होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर चलती हैं। सर्दी की ऋतु के अंदर तो हिमालय के उत्तर की तरफ इनका एक अक्ष झुक जाता है, गर्मी के अंदर इधर आ जाता है उत्तर भारत के मैदानों पर। इसके अतिरिक्त इनकी दिशा बदलती है। तो जब जेट पवनों का हम अध्ययन करते हैं गहनता से, तो यह पता चलता है कि मानसून की उत्पत्ति, मानसून का आगमन और वर्षा किस तरह होगी, क्या मानसून के अंदर विच्छेद होगा, इनके अंदर इनका अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जेट प्रवाह भी भारत की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करती हैं। वहीं शीत ऋतु के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, शीत ऋतु के अंदर जो उपोष्ण हवाएं चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, इनकी दिशा, और कहीं पर पश्चिम के अंदर कहीं गर्तों से या भूमध्य सागर है और अटलांटिक महासागर है, उनसे जो नमी लेती हुई जो चक्रवात हैं वो ऊपरी वायु के अंदर ये चलते हैं जेट पवनों के रूप में। भारत के पास आते आते ये गोल गोल घूमकर नीचे उतरते हैं। तो जो भी चक्रवात है जब भारत के पास पहुंचता है तो उसकी अंतिम अवस्था में ही ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये पहुंचते हैं। तो केवल उत्तर भारत के अंदर ही बारिश कर पाते हैं। निम्न स्तर के चक्रवात होते हैं, ज़्यादा ऊर्जा इनके पास नहीं होती, क्योंकि इनका जो स्रोत है वो काफ़ी पीछे छूट चुका है और लंबी यात्रा तय करते हैं। तो केवल उत्तर भारत के अंदर ही बारिश होती है, दिल्ली तक ही, और ये भारत के अंदर गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, ये ध्यान रखना है। वहीं वर्षा ऋतु में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इनके तटों पर भारी बारिश करते हैं। और हर साल हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि उड़ीसा के अंदर तूफान ने मचाई तबाही, आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया तूफान, इस तरह। तो जो पूर्वी घाट है भारत का, उसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा ऋतु के अंदर प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे जो दूसरा कारक था वायुदाब और पवन संबंधी कारक, इसके अंदर जेट पवनें हैं, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ हैं, वर्षा ऋतु में उष्णकटिबंध है या वायुदाब है। इन सबको हम एक एक करके जो टॉपिक है जब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो आज इनको शॉर्ट में ही पढ़ा है कि किस तरह ये प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।